वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने कई सारे एक्ट पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने पहले आपको बता दूं यहाँ पे कि दोस्तों, एक मिनट, मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। और इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले जो गवर्नर थे तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। और इसके पहले मैंने इस स्लाइड में पढ़ाया है, तो अगर आपने ये नहीं देखा आप इसको देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट पहला कब आया तो जवाब होना चाहिए 1773 में। और पहला गवर्नर कौन था तो वारेन हेस्टिंग था। और इसी में 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो एलिजा इम्पे थी। ठीक है, फिर मैंने दोस्तों अगले में पढ़ाया था आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आप उसमें भी आपको देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था। इसमें द्वैत शासन की स्थापना की गई थी पहली बार, इसी में आया था, इसी में कॉन्सेप्ट आया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, और फिर मैंने आपको पढ़ाया चार्टर एक्ट 1833। फिर मैंने आपको पढ़ाया चार्टर एक्ट 1853। तो दोस्तों, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, देखा है मेरी क्लासेस, तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया तो 1773 वेरिन हेस्टिंग। इसी में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। इसमें पहले एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, और फिर ऐसे ही इस पिट्स इंडिया एक्ट में आया। इसमें और इसमें क्या सबसे बड़ा बदलाव किया गया, इसमें द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसमें राजनीतिक और वाणिज्य को पृथक कर दिया गया। ठीक है, पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है दोस्तों, फिर 1786 का एक्ट, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसकी दो शर्तें थी या कि मांगे थी। उसने ये बोला कि जो गवर्निंग काउंसलिंग है तो उसके जो निर्णय होंगे तो एक पहले से प्रभावी हों या कि गवर्नर ना माने, और उसे सेनापति कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा आपको 1793 में। तो थोड़ा यहाँ को मैं समराइज बता देता हूँ, क्योंकि आपको आज के दिन पढ़ने में सहूलियत होगी। फिर मैंने आपको 1793 पढ़ाया, तो इसमें भारत का व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब बढ़ाया गया दोस्तों तो 20 वर्ष के लिए 1793 में। फिर 1794 में ये कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जो 20 वर्ष का था। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार चालू था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ये था। और इसी में 1813 में ही कंपनी ने ईसाइयों के लिए भारत में के लोगों को प्रबुद्ध करने का अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो फिर मैंने आपको 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया था। ठीक है, इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने पढ़ाया 1853 का एक्ट,
तो उसमें केंद्रीय विधान परिषद का स्थापना की गई और वो कैसे कार्य करेगी, छोटी, और इसमें स्थानीय का भी योगदान दिया गया। तो इस प्रकार हम इसको अगर मैं बोलूँ तो ताज का शासन, एक मिनट दोस्तों, पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। ताज का शासन 1858 से 1947, जो ताज का शासन बोलते हैं तो इसको 1858 से 1947, ताज का शासन का मतलब यहाँ ब्रिटिश शासन से है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 1858, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो ताज का शासन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 1858 को भारत सरकार अधिनियम 1858 बोलते हैं, ये 1857 की क्रांति के बाद आया था, ठीक है दोस्तों। कब आया था? 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति दोस्तों कब हुई? तो 1857 में, 58 में फिर ये आ गया, ठीक है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले मैंने आपको कौन से पढ़ाया था? इसके पहले मैंने आपको बताया 1853 का। उसके बाद 1857 की क्रांति आपको पता ही होगा। उसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया। कब आया दोस्तों? 1858 में। कब आया दोस्तों? 1858 में। ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दिया। अभी तक क्या था दोस्तों, यहाँ पे हमारे लग गया 1773 से 1853 तक कंपनी का शासन था, ठीक है। तो अब क्या कर दिया गया कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसमें जो विद्रोह हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसमें बहुत से मत हैं। हम जब इस हिस्ट्री के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हम इसमें 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें रानी लक्ष्मीबाई वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमपीपीएससी में उनकी जो समाधि है तो ग्वालियर में है। तो और उनकी दोस्त कौन थी? झलकारी बाई। तो वहाँ से लगे कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन शामिल नहीं हुआ, इसका मेरठ से शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ। तो 1857 का जो हम पढ़ेंगे, तो इसको वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसका महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया है, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, मतलब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, जो 1773 से 1853 तक चला। उस कंपनी के शासन, उसको समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, 1858 की इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, जो भारत शासन द्वैत की प्रणाली को समाप्त कर दी गई। जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर भारत की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था। सेकंड पॉइंट, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया
और गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, पहले गवर्नर था, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना। अब दोस्तों यहाँ पे वायसराय बनेगा, क्योंकि ब्रिटिश का मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए वायसराय। ठीक है, मतलब जो राजा हैं ब्रिटिश के, उनके प्रतिनिधित्व यहाँ प्रतिनिधि करेंगे। ठीक है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपका जवाब होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और 1858 का अधिनियम भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। मतलब भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एक नए पद या भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 1858 का भारत शासन अधिनियम एक नए पद का बनाया गया, जिसमें भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन कब किया गया, तो 1858। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का पद कब सृजन किया गया, 1858 के चार्टर भारत शासन अधिनियम। भारत शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जो ये सचिव होगा तो कौन होगा दोस्तों, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। ठीक है, अतः ये ब्रिटिश के प्रति उत्तरदायी था, न कि भारत के प्रति। जो भारत का सचिव होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा और ये ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, अब जो है दोस्तों यहाँ पर समझिए, भारत का जो शासन है महारानी विक्टोरिया के हाथ चला गया, तो अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और जो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो नया पद बनाया गया वो भारत का सचिव के नाम से बनाया गया। भारत का सचिव वही होगा जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, और जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा तो वो ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायित्व है। जैसे अभी प्रधानमंत्री लोकसभा मतलब कि जो लोकसभा में है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। जो बहुमत की सरकार है, जो कैबिनेट है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। तो 1858 का एक्ट में भारत का जो सचिव का पद बनाया गया तो वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, इसलिए वो ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायित्व था। आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत का सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये भी आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि अभी तक क्या था कि भारत जब सचिव का पद बनाया गया वो ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायित्व था। तो भारत के सचिव की सहायता के लिए, अब सचिव एक तो काम तो करेगा नहीं, तो उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाया गया।
ठीक है। तो जो ये सचिव है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय क्या 15 मेंबर की परिषद बनाया गया, काउंसिल, सीओई काउंसिल बनाया गया, ठीक है। जो एक सलाहकारी परिषद थी, परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव बनाया गया। मतलब देखो दोस्तों, यहाँ थोड़ा थोड़ा समझिए, भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक काउंसिल सलाहकारी परिषद थी, और परिषद का अध्यक्ष भारत के सचिव को बनाया गया। देखो यहाँ पे समझिए, भारत का राज्य सचिव के ऊपर बनाया गया, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायित्व था। इसकी सहायता के लिए, राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, जो एक सलाहकारी बोर्ड है। कौन सा बोर्ड दोस्तों? सलाहकारी बोर्ड है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य सचिव होगा। आ गया समझ में आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट, इस कानून के तहत दोस्तों, इस कानून के तहत भारत सचिव परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस प्रकार भी मुकदमा किया जा सकता था, ठीक है। तो 1858 के तहत भारत सचिव का परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमे करने का अधिकार था, और इस प्रकार मुकदमा किया जा सकता था, ठीक है। समझिए, मतलब जो मैंने आपको बताया, भारत के राज्य सचिव का बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा और वह ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायित्व है। उसकी एक काउंसिल बनाई गई, जो सलाहकारी बोर्ड होगी, इसमें 15 मेंबर होंगे। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य सचिव होगा। अब जो ये सचिव बने गया, जो ये सचिव बनाया गया, तो ये एक मतलब निगमित निकाय हो गया। तो भारत और इंग्लैंड के में मुकदमा कर, मतलब चाहे वो भारत में हो चाहे इंग्लैंड में हो, वो मुकदमा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अब हम ब्रिटिश जो राज्य सचिव है, तो वे किसके प्रति उत्तरदायित्व है? ब्रिटिश के तहत। क्योंकि अब जो भारत का शासन है, सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, ठीक है, और उसे वायसराय बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता था। नेक्स्ट, 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरियों में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था, और इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। जिससे मैंने आपको बताया कि जो राज्य सचिव है, तो राज्य सचिव क्या होगा दोस्तों? उस राज्य सचिव, उसकी एक सलाहकारी बोर्ड होगी जिसमें 15 मेंबर होंगे, और राज्य सचिव वही होगा जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, और ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होने के नाते वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है। और उत्तरदायित्व होने के साथ साथ और जो काउंसिल सलाहकारी है, तो उसका अध्यक्ष राज्य सचिव होगा। तो इसमें क्या हुआ कि इस 1858 का जो एक्ट लाया, इसका जो मुख्य प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि जो अभी इंडिया का जो शासन था, तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था, इसलिए जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसे वायसराय बना दिया गया। तो जो मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मतलब स्ट्रक्चर था, उसमें इंग्लैंड और भारत के अधीक्षण, उस पर नियंत्रण हो सके, ठीक है। मतलब इसको हम कैसे जांच करें, कैसे इस पर हम भारत पर नियंत्रण करें। तो इस प्रकार भारत में जो शासन प्रणाली प्रचलित थी पहले, उस पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। सीधे आप इंग्लैंड की जो शासन प्रणाली व्यवस्था थी, उसको इनने अडॉप्ट किया, और जो यहाँ प्रचलित थी उसमें कोई हेरी फेरी नहीं की गई, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको नेक्स्ट, तो आपको होपफुली मैं थोड़ा बता दूं आपको, 1858 का जो ताज का शासन का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बदले उसमें कुछ सुधार किया गया। उसके पहले 1853 में आया था, तो 1857 का विद्रोह 1858 में
अधिनियम आया। इसमें आपको बता ही दिया कि नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोड समाप्त कर दिया गया, भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया। ठीक है, और इसमें जो भारत का शासन था विक्टोरिया के महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, जिसका भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना चाहिए, और इसमें 15 मेंबर की काउंसिल थी, जिसका अध्यक्ष राज्य सचिव था। और ये जो काउंसिल परिषद बनाया गया ये सलाहकारी थी, और ये ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायित्व था। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 1861 का अधिनियम। नेक्स्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम कौन था दोस्तों? 1861 भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें 1857 की महान क्रांति के बाद, इसके पहले मैंने कौन सा पढ़ा दोस्तों? 1858। ठीक है, इसके पहले 1853। तो बीच में 1857 की क्रांति हुई। अब हम 1861 भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1919 में 3 नए अधिनियम लाए। ठीक है, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1857 की जो क्रांति हुई, तो इस क्रांति ने भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना आवश्यक समझा। इसलिए इस सहयोग की नीति से 1861, 1852 और 1919 3 अधिनियम लाए गए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, पहला इसमें है, पहला पढ़ते हैं हम पॉइंट। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, इसी में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, ब्रिटिश पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, बनारस मतलब यूपी, पटियाला मतलब दोस्तों अभी के प्रेजेंट का हरियाणा, सर दिनकर राव को विधान परिषद का में मनोनीत किया गया। तो 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब 1861 का जो दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट था, तो इसमें 3 एक्ट बनाए गए, 1961, 1852, 1919। तो 1861 भारत परिषद अधिनियम भारत में संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, तो इसमें क्या कहूँ, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस प्रकार वायसराय के कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों मतलब गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को।
तो दोस्तों जो ये विधान परिषद बनी, मतलब इसने मतलब कि मनोनीत किया, किसने किया मनोनीत? तो ये वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। तो किसको किया? बनारस के राजा को, ठीक है, और पटियाला के महाराजा को, ठीक है, और सर दिनकर राव को, ठीक है। तो विधान परिषद में मनोनीत किया कितने लोगों को? बायफराय ने बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को। मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है तो इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। तो बायफराय ने, लॉर्ड कैनिंग ने 1800 एक्ट कब आया? तो 1861 में। बाफर्ड में कैनिंग ने विधान परिषद में 3 सदस्यों को मनोनीत किया, बनारस के राजा को और पटियाला के महाराजा को, फर्दिनकर राव को, ठीक है। तो अभी तक ऐसा नहीं होता था, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इस नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। और इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस प्रकार विधायी विकास की नीति के कारण 1837 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। देखिए दोस्तों, पहले क्या था, इसके पहले जो एक्ट बनाए गए थे, तो जो बॉम्बे और मद्रास को 1773 के एक्ट के द्वारा तो मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। फिर उसके बाद उसमें क्या 1773 में, फिर 1833 में क्या कर दिया गया कि बंगाल और मद्रास और बॉम्बे की जो विधायी शक्तियां थी वे भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो इस प्रकार उनकी शक्तियां समाप्त कर दी गई, बॉम्बे और मद्रास को। तो जो 1861 का अधिनियम आया तो उनको पुनः बहाल कर दिया गया, उनको पुनः पावर दे दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार विधायी विकास की नीति में 1837 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता दे दी गई, ठीक है। तो 1861 का अधिनियम मद्रास और बंबई को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई, तो जवाब होना चाहिए 1861, ठीक है। 1861 भारत परिषद अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड पॉइंट, विधान परिषदों का गठन कब किया गया? 1862 में बंगाल का, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का और 1897 में पंजाब प्रांत का। तो दोस्तों विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो 1862 बंगाल, 1866 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और 1897 पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट, इसने 1861 का अधिनियम वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के संस्तुति अध्यादेश जारी करने की अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश केवल 6 माह की थी। दोस्तों अगर अभी प्रेजेंट इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि पहली बार अध्यादेश जारी करने की शर्त किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1861 के माध्यम से दी गई, ठीक है दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से दी गई, ठीक है। तो इसकी जो अवधि थी, तो ये अभी वायसराय आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति से अध्यादेश जारी करने की अवधि की 6 माह की, मतलब 6 माह की अध्यादेश की अवधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी।
इसके अंतर्गत वायफराय के परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों को प्रभावी बनाया जा सकता है तथा उसे विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। ठीक है, तो 1861 का जो अधिनियम था वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति हो गई। जो वायसराय होगा तो वो उसको परिषद के संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो को मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है और उसी विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया वायसराय को। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया गया दोस्तों। तो 1861 का अधिनियम, इसमें आपको मतलब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना आवश्यक है, तो इसलिए इसने 3 अलग कानून बनाए, 1861, 1892 और 1909। तो आज हम केवल एक पढ़ाया हमने आपको, 1861, 1892 और 1909 का अधिनियम अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1861 में भारत में संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास महत्वपूर्ण था। तो उसमें मैंने आपको बताया, इसमें विधान परिषद मतलब कानून बनाने के लिए भारत के लोगों को शामिल किया गया, तो जिसमें पहले भारत के बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सदिनकर राव को मनोनीत सदस्य में चयन किया गया विधान परिषद में। पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। ठीक है, और विधान परिषदों का गठन किया गया 3 जगह, 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, 1853 में पंजाब। ठीक है, और अध्यादेश जारी करने की वायसराय को शक्ति दी गई जो कि 6 माह तक वैलिड होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो दोस्तों हम MPPSC और भी एक्ट जो है हम कंप्लीट करेंगे और हमारी टीम प्रॉपर काम कर रही है। हम आपको सभी सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करेंगे और हमारे साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं और मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत